वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हमारी जारी थी। मुल्क के सियासी नौइयत के मामला और मसाइल पर हम बात कर रहे थे और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर। और जुमे के रोज़ ख़ास तौर पे जो दूसरा हमारा हिस्सा है ये हमने मख्तस किया है आपके जो नफसियाती नौइयत के मामला और मसाइल हैं इस हवाले से। और ये बात बार बार दोहराई जा रही है, अपने प्रोग्राम के ज़रिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे जिस्मानी मामलात होते हैं, अमराज होते हैं, उनका इलाज होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उस तरह अगर नफसियात से जुड़े अगर मामलात और मसाइल हैं तो खुदारा उसके लिए भी डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। और इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमारे समाज में एक मसला ये है कि अगर नफ्सियात के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो लोग उसको शायद ये समझेंगे कि ये कोई पागल है या इसके साथ कोई पागलपन का कोई मामला है। ये तो इस तरह की हमारे यहाँ इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। अगर कोई नफ्सियाती दबाव में है तो उसको नफ्सियाती मरीज़ बना के पागल डिक्लेयर करार दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों से खुदा बचने की ज़रूरत है। नफ्सियात के मामलात और मसाइल हर शख्स के साथ हैं, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम के ज़रिए इसी चीज़ को उजागर भी करें, आपको समझाएं भी कि किस किस्म के मामलात हो सकते हैं और हर किसी को दरपेश हो सकते हैं, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या बड़ी उम्र का कोई शख्स हो, सबके साथ ये मामलात और मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। एक दफ़ा फिर हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शफीक यासीन। और आपका तारुफ ये कि आप एक माहिर नफ्सियात हैं और पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है। पाकिस्तान से बाहर भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं बड़े तवील अरसे तक, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आयरलैंड के अंदर और इस तरह बहुत सारे ममालिक में। और अब बाकायदा यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं। और कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ पर एक बड़ा मशहूर एक हॉस्पिटल भी आपने बना रखा है जो बड़े तवील अरसे से जो है वो काम कर रहा है, यासीन नफ्सियाती हस्पताल। वहाँ पर जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा और डॉक्टर साहब से फिर बहुत सारे सवालात हैं जो हमें मौसूल हुए हैं बज़रिए सोशल मीडिया, उन पर गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस, कि आप प्रोग्राम में आ रहे हैं तशरीफ़ लेकर। बहुत सारे सवालात लोगों के आ रहे हैं, अब खुदा का शुक्र है हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, जिसका मैंने अभी तस्करा किया कि नफ्सियात है जो जुड़े मसाइल हैं उसको पागलपन ना कहा जाए, खुदारा। बहरहाल डॉक्टर साहब, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। लोग बहुत सारे अब उसको इन मसाइल को समझ रहे हैं और ख़ुद से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पता ये चलता है कि वाक़तन ये कोई मसला है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन हो जाए। 3 हमने इसके जो है वो ग्रुप्स बना लिए थे जिसके अंदर हम बता रहे थे कि टॉप टियर में कौन से इसमें मसाइल हैं या कौन से लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा वहाँ से सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर मैं सवालात आपकी खिदमत में रखता हूँ, फरमाइएगा। नहीं, मुझे खुशी हो रही है अगर ऐसा है कि लोग इससे रिलेट कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स स्टैटिस्टिकली 9.7 क्लोज टू 10%, मतलब ये कि 10 में से एक, हम में से 10 में से एक इंसान ऐसा है जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार जो होता है, राइट। तो ये कॉमन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हमने एक तो नॉर्मल, थैंक यू सो मच, हमने नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी, उसको देखा कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती हैं। फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आते हुए देखा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने क्लस्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट क्लस्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। और फिर कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कवर नहीं किए, वो हैं जैसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है और आई थिंक इस पर भी बात करना ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए। क्योंकि हमारे पास कई दफ़ा ऐसी प्रेजेंटेशंस आती हैं जो बल्कि देर से आती हैं, मैं समझता हूँ बहुत। और उसकी वजह ये होती है कि लोग ये समझने लगते हैं कि इन लोगों पे जिन भूत परीत का साया हो गया है, वो उनकी पर्सनालिटी अचानक से चेंज हो जाती है, वो दूसरी आवाज़ों में बातें करने लगते हैं। उनको खुद याद नहीं होता कि वो जब वो ऐसी बातें कर रहे थे तो उन्होंने क्या बातें की थी या क्या किया पता था। होता एग्जैक्टली। तो बेसिकली होता ये है कि जब कहते हैं कि ये पर्सनालिटी जो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहा हूँ वापस और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा पहले कि ये है क्या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये पर्सनालिटी का डिसइंटीग्रेट होना है या टूटना है। राइट। और
ख़ास तौर पे ये बच्चों में एज 4 और 8 के दरमियान ज़्यादा होता है कि उस अरसे में अगर उनको ऐसा कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा हादसा, सदमा जो कि वो बर्दाश्त ना कर सकते हों, उसमें वो इमोशनल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तीनों हवाले से स्कूलिंग के उसमें भी हो सकता है, घर के हवाले से भी हो सकता है। लेकिन वो जो है पर्सनालिटी को डैमेज करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, और वो बच्चा जो है ना फिर वो डिप्रेशन में भी जाता है, एनजाइटी में भी जाता है, घबराहट बेचैनी होती है, उससे मायूसी होती है, और फिर वो उसकी पर्सनालिटी जब डिसइंटीग्रेट होती है ना, तो फिर उसको उस टाइम में वो स्केप होता है उससे नॉर्मल पर्सनालिटी से, और एक ऐसे पर्सनालिटी में एंटर हो जाता है जो उसकी अपनी पर्सनालिटी से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। और उसमें हो सकता है वो 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, इट वेरीज, टाइम जो है ना वेरी करता है। कभी कभी कुछ केसेस में तो दिनों तक होता है कि वो चेंज करके डिफरेंट पर्सनालिटी में एंटर हो जाते हैं। और उसमें जो है वो उनकी पर्सनालिटी बहुत मुख्तलिफ होती है उनकी नॉर्मल पर्सनालिटी से, इवन आवाज़ तक बदल जाती है। ठीक है। कि बोलने का अंदाज बदल जाए। वो अगर कोई बहुत ही शाई लड़का है, लड़की है, तो हो सकता है बहुत ही कॉन्फिडेंट हो उसकी दूसरी पर्सनालिटी, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, आदमी की आवाज़ में बात कर रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट टोन से बात कर रहा, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। लेकिन जब वो वापस अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी में वापस आता है, तो उस पर्सनालिटी को उस बारे में कुछ नहीं याद रहता, उसको नहीं पता होता, वो मेमोरी लैप्स हो जाता है कि भाई उस दौरान क्या हुआ था उसको कुछ याद नहीं होता। अब जब इस तरह का कोई केस हमारे लोग देखते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोई जिन या फिर भूत या परी, कोई मखलूक ऐसी है, कोई इस पर असर हो गया है। तो फिर वो मौलाना के पास जाते हैं जी, इसको लेके जी मज़ारों पे जाते हैं, दम कराते हैं, और फिर कई दफ़ा वो साल, 1.5 साल, 2 साल ज़ाया कर देते हैं, कभी लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं, बकरे कटवाते हैं, क्या नहीं करते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो जब तक पेशेंट नफ्सियात के डॉक्टर के पास पहुंचता है, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है। वैसे ही इसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है, और अगर आप और देर करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम मज़ीद ख़राब हो जाती है और ट्रीटमेंट और डिफ़िकल्ट हो जाती है। एक चीज़ जो मैंने देखी है, अभी रिसेंटली 3-4 केसेस इस तरह के आए मेरे पास, वो थे भी इसी एज के, लड़का एक लड़का, 2 लड़कियां आई, वो में भी डिसोसिएशन का था इशू। वो 3 दफ़ा दाखिल हुआ, तीनों दफ़ा वही मसला था कि छिन का। फैमिली कह रही थी कि इस पर छिन आ गया है, हम एक पार्क ले गए थे उसको, वहाँ पे वो इमली के पेड़ के पास खड़ा था, किसी मौलाना ने उसको बताया कि यही वजह थी कि वो जिन उस इमली के पेड़ पर बैठा हुआ था। तो फिर जिन का नाम भी रख लिया गया जी। और फिर जब वो आता था, जिन हाजिर होता था, तो वो बिल्कुल बच्चे की पर्सनालिटी चेंज हो जाती थी, वो एग्रेसिव हो जाता था। खैर जब हमने दाखिल किया 2-3 दिन तक तो जिन रहा, उसके बाद जिन गायब हो गया, और उसके बाद 12 दिन हमने हॉस्पिटलाइज किया, और पूरे अरसे जब तक वो हॉस्पिटलाइज रहा, दवाइयों पे रहा, एक दफ़ा भी जिन हाजिर नहीं हुआ। फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया, और 5-7 दिन गुजरे, और वहाँ पे घर में किसी बात पे कोई स्ट्रेस हुआ, झगड़ा हुआ, वो जिन फिर हाजिर हो गया, वो परेशान हो गया, वापस लेकर आ गए। जैसे ही लाए, हमने पहले दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 4 दिन वो रहा, 4 या 5 दिन, एक दफ़ा भी जिन हाजिर नहीं हुआ हॉस्पिटल में। ठीक है। लेकिन वो 3 दफ़ा ही रिपीट हुआ। लेकिन अब ये इस पोजीशन पे है वो कि अभी भी ये नहीं होता कि जिन हासिल नहीं होता, कि उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होके महीने के बाद आता है, थोड़ी देर के लिए आता है। और मैं यही समझाता हूँ फैमिलीज़ को कि लोग, ट्रीटमेंट कैन बी अप टू 4 to 6 months की उसकी पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेट हुई है, उसको रीइंटीग्रेट करने के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए, उनका ट्रस्ट चाहिए, फेथ चाहिए, और वो स्लोली जो है ना उसकी पर्सनालिटी वापस डेवलप होगी। अच्छा, इस केस में, लड़के के केस में, माँ भी काम कर रही थी, बाप भी काम कर रहा था, दोनों एब्सेंट थे, बहनें पाल रही थी बच्चे को। तो उसके अंदर ये था कि माँ बाप नहीं अवेलेबल थे। फिर एक सेक्सुअल इंसिडेंट हुआ भी था उसके स्कूल में, जिसपे उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, और मैं समझता हूँ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इसकी पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेट होने में। तो
आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि चुटकियों में मसला हल हो कि जाता 2 है, टैबलेट दी और ठीक हो गए। ठीक हो गया। उसमें साइकोथेरेपी भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, और बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि फैमिली की सपोर्ट, जो उसके प्यार करने वाले जिससे वो अटैच्ड है, वो उनकी अवेलेबिलिटी और वो किस तरह से डील करते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6-9 महीने में जाके फिर मसला हल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और पर्सनली ये तो छोटा केस है, बाहर के मुल्कों में तो बड़े, मैंने बाहर 26-27 साल काम किया, जी। और बहुत है ऐसे केसेस, ऑस्ट्रेलिया में देखे, आयरलैंड में देखे। अप टू 15 पर्सनालिटीज़ होती हैं एक इंसान में, और एक पर्सनालिटी तो बड़ी मशहूर रही है, ट्रेडी नाम था शायद उसका, ट्रेडी। 92 पर्सनालिटीज़, उस पर किताबें लिखी गई हैं। अच्छा, वाह। तो कोई इंटरेस्टेड हो अगर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का, उसके हवाले से किताब जो है ना वो छप रही है, 92 पर्सनालिटीज़। वाह। इतनी तेज़ी से जो है वो चेंजेस आ रही होंगे। मुझे याद है बहुत सारे इसके ऊपर स्टोरीज भी लिखी गई हैं, मास्टर ऑफ डिस्गाइज और इस तरह की, जिसके अंदर इस कैरेक्टर के बारे में जो है वो बताया गया। लेकिन ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ही है। लेकिन चलें, ये तो आप लोगों के लिए शायद ना हो, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ज़रूर है, बट इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो डिसऑर्डर्स हो रही हैं इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसकी अभी निशानदही की गई है। और अगेन देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी कौन सी ऐसी टैबलेट है जिसको देने से बिल्कुल सही हो जाए। इंसान की सोच डेवलप होने में एक वक्त लगता है, उसको बार बार वो चीज़ देखता है। बच्चे की भी अगर ऑब्जर्वेशन काम करती है, जब वो आँख खोलता है तो वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है क्या कुछ हो रहा है, वो देखता है कि घर वालों का बिहेवियर क्या है, घर में कौन से शख्स को किस नाम से बुलाया जाता है, वो स्लोली और ग्रेजुअली वो चीज़ डेवलप होती है। अब अगर उसको ये चीज़ बड़ी उम्र में आकर ये समझाया जाए कि जो अब तक तुमने ऑब्ज़र्व किया है या जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये गलत है, तो उसको वापस करने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन बहरहाल केस टू केस वेरी करता है, ये बात याद रखिए। हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर ये काम जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाए, ऐसा अमूमन होता नहीं है, बट समझाने के लिए कि हो सकता है कि बहुत जल्दी भी हो जाए, लेकिन ये स्लो एक प्रोसेस है। तो ये ज़रा समझ लीजिए कि कोई भी अगर नफ्सियात का मसला है तो पहले तो ये कि बड़े तामुल के साथ, और फिर ये कि उसको एक शख्स को, एक पेशेंट को उसकी तवज्जो की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ शायद सबसे ज़्यादा एक मिसिंग फैक्टर है। सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसकी फैमिली को ख़ास तौर पे, तब जाके ये चीज़ें हो सकती है। वगैरह वो एक सिस्टम में रहता है, जैसे आपने बताया एक पेशेंट का कि वो आपके पास रहा 10-15 दिन, 20 दिन, बड़ा रिलैक्स था। वापस अगर वो जाकर अगर वही सारी चीज़ें फेस करेगा तो फिर उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो शायद ये भी एक चीज़ अलग बिहाइंड करती है कि फैमिलीज़ को आप किस तरह वो करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो पूरी एक फैमिली की काउंसलिंग करनी आपको ज़रूरी पड़ेगी। होती डॉक्टर, ये ज़रा बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और उनके सपोर्ट के बगैर जो है ना ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। राइट। ये सिर्फ इस पे अप्लाई नहीं होता, मैं तो समझता हूँ जितनी भी नफ्सियात के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली का इंगेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। राइट। इसलिए कि कई दफ़ा मैंने देखा यही है, बाहर के कंपेयर पाकिस्तान में ये ज़्यादा है कि फैमिलीज़ एक तो नहीं समझती कि नफ्सियात की बीमारियाँ जो हैं वो एक्चुअली नफ्सियात की बीमारियाँ हैं। वो आ तो जाती हैं किसी और के कहने पे, या शायद पेशेंट के कहने पे, या किसी फैमिली मेम्बर ने बोला, एक ने तो वो फैमिली ले आए, लेकिन दिल से वो यकीन नहीं करते। पहली बात है, बिलीफ नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि दवाइयों से मामला ख़त्म, ठीक हो जाएगा, और साइको सोशल एस्पेक्ट जो होते हैं ना वो नहीं समझना चाहते। अच्छा, बात समझाने की ये नहीं होती कि आप जब बता रहे होते हैं फैमिली को कि इसमें पेरेंट्स के और उनके अटैचमेंट के इश्यूज़, या कितना टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये एक समझाना चाहते हुए भी इंसान रिलक्टेंट होकर समझाता है कि अब वो ये ना समझ रहे थे कि वो डायरेक्टली आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फिर नेगेटिव हो जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये हमें ही ब्लेम करना शुरू कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनकी डायनेमिक्स कैसी हैं, वो कितना समझना चाह रहे हैं, वो कितना, और अगर आपको पहले उस पर 2 स्टेप्स पे लगता है कि ये फैमिली किसी बहुत ही दूर गांव से आई है, जिनकी एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है, तो फिर वो बड़े बड़े अल्फाजों में बड़ी बड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश इतने आराम से नहीं करेंगे। उनको समझाने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, और जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनको फिर आप थोड़ा डिफरेंट अंदाज से समझाते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपको ये ज़रूर समझाने की ज़रूरत है कि इसके डिफरेंट तरीके हैं ट्रीटमेंट के, और दवाइयाँ सिर्फ एक तरीका है।
बाकी आपकी साइकोथेरेपीज़ हैं, टॉकिंग थेरेपीज़ हैं जो कि पेशेंट पर डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। दूसरी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली किस तरह से मैनेज करेगी पेशेंट को, क्या किस तरह से बिहेव करेगी, कितना उनको देंगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है हमारी पाकिस्तान की फैमिलीज़ में, और इन्वेस्टमेंट का आसान उर्दू में मतलब है कि बहुत क्लोजनेस, इतना प्यार करेंगे कि सफोकेट कर दें। बिल्कुल ऐसा ही आपने बोला, ठीक है, वेरी राइट। आपको थोड़ा सा एक देना है, डिस्टेंस देना है उनको, अपना ब्रीदिंग स्पेस देनी है ताकि वो भी आराम से करना, वो उनकी एंजाइटी ठीक नहीं होनी है। बिल्कुल ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इम्पोज करेंगे ना कि ये चीज़ें करो बेटा तो तुम ठीक हो जाओगे। एक मेरे पास और फैमिली आती है, उस माँ जो है ना, शी इज़ वेरी कीन कि भाई मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। 3 बच्चे हैं उनके, 3 साइकेट्रिक प्रॉब्लम में, 5 में से 3 को। लेकिन मैं समझता हूँ एक माँ जो है वो जितना ज़्यादा कोशिश कर रही है ना, उतना ज़्यादा मसले को बिगाड़ रही है। बिगाड़ी, क्योंकि जो चीज़ें मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा उनको इंडिपेंडेंट होने दें। बिल्कुल ठीक है। उनको अब आप उनका अगर वो 25, 26, 28, 30 साल के लड़के हैं तो इतने छोटे नहीं कि आप शर्ट्स भी उनकी खुद चूज़ कर रही हैं, जबकि उनकी एग्जैक्टली, शादियाँ हो गई थी। और बिल्कुल बिल्कुल तो ये कि आप उनको कम से कम अपने फैसले खुद करने दें, बिल्कुल ज़िंदगी ठीक में है। इंडिपेंडेंट होने दें। तो वो जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है ना, वो भी अच्छी नहीं होती है। जी। तो बात ये ना कि आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है अगर, तो आपको उनको खुद चीज़ें करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये नहीं कर एग्जैक्टली, सकता, वो नहीं कर सकता। आप मौका तो दें उनको। बिल्कुल ठीक है। फिर बाकी चीज़ें होती हैं, कंप्लाइंस टू ट्रीटमेंट, जहाँ पर ये समझना ज़रूरी होता है कि किसी भी अच्छे इलाज के रिज़ल्ट के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट्स, रेगुलर दवाइयाँ लेना, रेगुलर थेरेपीज अटेंड करना ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा डिलेमा हमारा यही है यासिर कि जैसे ही ठीक होने लगता है पेशेंट, वो कहता है यार अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, दवाइयाँ बंद करो, क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की, डॉक्टर के पास जाने की। जी। और फिर वही पेशेंट 4 महीने बाद फिर रोता हुआ आ रहा होता है कि मैं तो ठीक हो ही रहा था डॉक्टर, मैंने सोचा अब तो मैं दवाई बंद कर दूँ, ये एग्जैक्टली। तो मैं वापस उस पोजीशन पे आ गया हूँ। तो बात ये होती है कि ठीक होता होता इंसान फिर पीछे की तरफ आ जाता है, बिल्कुल और उसका टाइम का ज़िया, और फिर वो काम पे फिर नहीं जा रहा, फिर फैमिली के साथ उसके इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? इसलिए। और दूसरा ही कि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा में तो इफ़ेक्टिव होती हैं, फिर वो बार बार लेंगे आप डॉक्टर से पूछे बगैर, तो उसकी एफिकेसी, उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे जी। वक्त के साथ साथ। उसका असर इतना नहीं होगा जितना पहली दफ़ा में होगा असर। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ है, जब भी हम कहीं से भी ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो ख़ुद से इसका फ़ैसला कर लेते हैं कि जी हाँ अब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं तो शायद हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है। तो बहरहाल अब इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, उससे जुड़े जो सवाल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मेहमान तशरीफ फरमा हैं जनाब डॉक्टर शफीक यासीन, और उनसे हम बात कर रहे थे इंसान की नफ्सियात के हवाले से, और उस पर जो मसाइल जो बहुत सारे लोग दरपेश हैं उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से। पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई और इसमें भी बात हुई है। अब ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ से तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ये बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, जिसकी एक आपने मिसाल दी है। कुछ जगह ये है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं कि हमें एंगर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत कोशिश करते हैं बट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पर्सनालिटी एकदम ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाती है, सड़क पर जाते हैं, जो कुछ होता है हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में रहना भी तो आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बर्दाश्त से बिल्कुल इंसान के बाहर हो जाती हैं, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको रिग्रेट होता है कि मैं किस तरफ चला गया। वेल, ये भी एक पार्ट है। मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर साहब इसको एड्रेस किया जाए कि इन सारी चीज़ों को, इमोशंस को, ख़ास तौर पे एंगर को कंट्रोल कैसे करें। क्या ये पेशेंट इस काबिल हो सकता है कि वो इन तमाम चीज़ों को किसी टाइम पर आके कंट्रोल कर सके? क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक चीज़ जो हमने कभी भी कवर नहीं की है किसी भी प्रोग्राम में, वो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक एस्पेक्ट है किसी भी बीमारी को देखने का नफ्सियात के हवाले से। राइट। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है कि दो चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं कई दफ़ा। राइट।
एक इंसान को एक्सेस 1 डायग्नोसिस, जिसे हम एक्सेस 1 कहते हैं, वो स्टेट का डायग्नोसिस, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, ये कॉमन या पीटीएसडी कह लें, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो ये बीमारियों के नाम हैं। इनका ताल्लुक पर्सनालिटी से डायरेक्ट नहीं है, ये बीमारी हो गई आपको, ठीक है, लेकिन साथ में अंडरलाइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी किसी न किसी को हैं, जैसे 10 में से 1 को। अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है जिसको डिप्रेशन है और साथ में कोमॉर्बिड, मतलब उसके साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, फॉर एग्जांपल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो वो पेशेंट को ट्रीट करना, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम आप डील कर रहे हैं डिप्रेशन की, और सुसाइड उसके साथ एसोसिएटेड है डिप्रेशन के साथ में उसको पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इट मेक्स इट मच मोर डिफिकल्ट कि आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। उसका कॉम्बिनेशन बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, कहते हैं कि डिप्रेशन में, ख़ास तौर पर फीमेल्स डिप्रेशन में, तकरीबन 25 से 30% फीमेल्स ऐसी होती हैं डिप्रेशन की जिनके साथ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। 30%, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, डिप्रेशन इटसेल्फ बहुत कॉमन है, तकरीबन 7% इन जनरल पॉपुलेशन है। तो अब हम एक देख रहे हैं एरिया जिसमें दोनों ही फील्ड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी एंगर, मूड स्विंग्स, और डिप्रेशन में भी एंगर, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन आता है। तो एक तो ये पर्सनालिटी और एक्सेस 1, ये 2 चीज़ें लेके चल रहे हैं। फिर जो हमने बहुत दफ़ा बातें की हैं पहले के नशा। अब कल मेरे पास एक पुलिसमैन आया था जी, एंड ही चर्स मावा, बड़ा कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। कई हद तक तो मावा को तो कहते ही नहीं कि ये नशा है, नशे की उसमें आता ही नहीं है, समझते ही नहीं है। अच्छा, उसने चर्च छोड़ी हुई है, सिर्फ मावा ले रहा है, लेकिन ही हैज़ मेजर एंगर इश्यूज। अब मैं सारा, मैंने कहा एक तरफ से तो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा एंगर मैनेज हो, और तुम पहले से कम एंग्री हो जी, तुम्हारा मूड भी बेहतर है जी, लेकिन तुम अगर ये कंटिन्यू करते रहोगे तो एंगर कैसे ठीक होगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि जब से उसने ये स्टार्ट किया और जब वो ये लेता है, एंगर इश्यूज के बढ़ते हैं, ही हैज़ इनसाइट। लेकिन कई लोगों में तो ये इनसाइट भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो सब्सटेंस यूज इज आल्सो वेरी मच मैनेजमेंट इश्यूज जो है, जो हमारे पॉपुलेशन ले रही है, चाहे वो कैनबिस चर्च ले रही हो, चाहे वो आइस क्रिस्टल ले रही हो, चाहे वो मावा, गुटखा, इवन नस्वार जी। तो ये चीज़ें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पब्लिक नहीं समझती कि ये नशा है, लेकिन रेगुलरली ले रही हैं, और वो समझती कि नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके बहुत नुकसान आते हैं। फिर हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, और माशी हालात इटसेल्फ, कि भाई आपका स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, काम पे आप पे प्रेशर आ रहा है। कल एक और लड़की मेरे पास आई थी दिखाने के लिए, उसका बॉस उसको हैरास भी कर रहा है, बुली भी कर रहा है, 15 दिन की जॉब की उसको, और उसने रिज़ाइन कर दिया खुद। तो वो उसके अंदर इतना एंगर था अगेंस्ट उसके। तो सारे एंगर इश्यूज आते हैं जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट इस तरह से करेंगे, तो वो खुद शायद गुस्से के इश्यूज के अंदर हों जो ये कर रहा है, लेकिन वो दूसरों की तरफ भी इस तरह को, इट इज़ कंटेशियस। आप जब इस तरह से बिहेव करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स। वो हायर लेवल पर है तो उसको, उसके पास अथॉरिटी भी है। तो हमारी सोशल इंटरेक्शंस कैसी जा रही हैं, हमारे अखलाक कैसे हैं, हम क्या खा पी रहे हैं, हम कितनी जल्दी उठते हैं, कितनी देर से सोते हैं, हमारा डिसिप्लिन कैसा है, वेरी राइट हम क्या खा पी रहे हैं, बातें हैं। अच्छा, आप सिंपल एग्जांपल ले लें, बच्चों में देख लें कि बच्चों को आपने शुगरी कैंडीज़ वगैरह दे दी, कितने हाइपर हो जाते हैं, ये चीज़ उठा के फेंक रहे हैं, वो चीज़ उठा के फेंक रहे हैं। क्या खाने पीने का हम पे अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ बच्चों पे अफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। बिल्कुल, हम लोग, ये बहुत बड़ी हमसे वो गलती हो रही है कि हमारे यहाँ हर चीज़ के ऊपर रखे जाते हैं सिवाय उसके खाने के, और ख़ुराक का बड़ा गहरा मतलब है। बाज़ औक़ात ये जो आप इश्यूज़ बता रहे हैं, मैंने कुछ चीज़ों को देखा है, कुछ ऑब्जर्वेशन में ही, कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा लोग तेज़ मसाले खाना पसंद करते हैं और फिर उसका रिएक्शन उनके ऊपर होता है, और वो चीज़ें भी रिफ़्लेक्ट हो रही होती हैं। हमने तो शायद इसको कभी कंसिडर किया नहीं। वो जी अजीब अजीब किस्म की हमारे यहाँ वो सहींज हैं, मीठा खाओगे तो मीठा भूलोगे, तो वो मीठा खाए चले जा रहे हैं। आई मीन, क्या मैं इसके बारे में कहूँ, ये इस किस्म की बातें हैं जो हमारे यहाँ नज़र आते हैं। बिल्कुल, अभी आप ये कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, कल मेरे पास एक पेशेंट, कल ही मैं एक और पेशेंट आया था कल, एंड ही ब्रॉट 2 आइसक्रीम कप्स विद हिम।
बहुत गुस्से में था, गला से पकड़ा हुआ था, मैं ऐसे 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 करके काटूंगा, ही वाज कंप्लीटली आउट। और फिर वो उसके फ्लक्चुएशंस आ रही, थोड़ा काम होता था, फिर अचानक से जो गुस्सा आता था। ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर का पेशेंट था, उसका ट्यूमर रिमूव हुआ था के बाद जी से जी 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 उसके प्रॉब्लम्स आए थे। जी लेकिन वो रैशनलाइज कर रहा था कि यार मैं वो ये कहना चाहता था, मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो ठंडा हो जाऊंगा। अच्छा मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मैंने कहा यार मैं कल से 2 टी ये माइंडसेट भी हो जाता है कि ना, ये एग्जैक्टली सेम है इसके। मैं देखता हूँ अगर बच्चे इधर उधर हमें नज़र आते हैं ये खाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के मावे गुट के, पूछता हूँ बेटा ये क्यों खाते हो, तो मुझे बातें बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलती हैं। एक कहता है जी हमारा काम कुछ इस नौइयत का है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। मैंने कहा वेरी गुड। मोटर मैकेनिक को मैंने देखा, वो गाड़ी ठीक करते करते मैंने उसको पूछा इसकी क्यों ज़रूरत है, वो ये होगा तो काम होगा, ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अब ये माइंड बिल्कुल ऐसा मेकअप हो गया। 90% आप लोगों से जब ये पूछेंगे वो कहेंगे अगर ये नहीं मिलेगा तो शायद हमसे काम ही नहीं होगा, और वाकई वो काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि दिमाग ये बन चुका है कि ये है तो काम होगा और ये होगा तो नहीं होगा। अब क्या किया जाए ऐसी सूरत में, को हर शख्स यही कहता हुआ नज़र आ रहा है जी ये है तो हम स्मूथली काम कर लें, नहीं मिलेगा तो काम उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अब बताएं क्या किया जाए। बस साइकोलॉजी में इसको कंडीशनिंग कहते हैं। बेसिकली उन्होंने कंडीशनिंग कर दी है कुछ इस तरह की चीज़ें लेने को उस काम के साथ, और फिर एक दिमाग में बना दिया फिक्स्ड आइडियाज़ कि भाई जब तक मैं ये ना लूँगा मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। दे ऑल सिंपली नीड साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट। उनको ज़रूरत है कि आए नफ्सियात का इलाज कराएं, या तो खुद छोड़ें या फिर छुड़वाएं, वरना ये कि लॉन्ग टर्म में तो आप नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं। ना सिर्फ पैसों का कर रहे हैं, ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ का कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ का कर रहे हैं, आपके बच्चे का देख रहे हैं कि आप बच्चों को कैसे खा रहे हैं, एंड में वो भी यही खाएंगे। तो एंड में और फिर ये इसके जो कैंसर सब चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग है। स्टेक पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हो जाता है। पता है, मैं पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो ये इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछता हूँ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पता है इसके, पढ़े लिखे हो, हाँ जी पता है, बट क्या करें, वी हैव नो चॉइस, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहेंगे, हो जाए तो हो जाए। आई मीन ये खुदा ना करे अब बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जब हो जाते हैं, अच्छा बहुत सारे लोगों को हो जाने के बाद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि कितना सीरियस हमने अपनी हेल्थ के साथ वो किया है, बट कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है समझाना। मैं बड़ा बाज़ औक़ात फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मैं कैसे इनको ये बात समझाऊँ कि ये मौत की तरफ जा रहे हैं, बट खुशी खुशी जा रहे हैं। आप देखें हेल्थ के हवाले से कोई वो नहीं है। वो जी सोशल मीडिया पे एक आजकल काम शुरू हो गया है कि वो व्लॉगिंग हो रही है, फूड कार्ड्स, और वो बिल्कुल गैर मियारी खाने खा रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी हो रही है, लोग बड़ी खुशी से जा कर मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट्स पे और फूड कार्ड के ऊपर लाइनें लगा के खड़े हैं। आई मीन ये तो बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर तो संजीदगी से काम करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है सोसाइटी के अंदर। जी फाइनल वर्ड डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे कंक्लूड किया जाए, और इसमें और क्या चीज़ ऐसी आप समझते हैं जिसको और नज़र में रखने की ज़रूरत है। जी देखिए पर्सनालिटी, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टीवी पे जो भी देख रहे हैं वो अब से ये कम से कम करें। अगर उनके बच्चे छोटे हैं, उनको उनकी परवरिश, उनको कितना टाइम दे रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, बच्चा उनकी बातों से ही सीखता है, उनके बिहेवियर से सीखता है। तो उनकी पर्सनालिटीज़ नॉर्मल डेवलप हों, अपनी अंदर झांक के देखें कि हमारी पर्सनालिटीज़ में क्या चीज़ें थी, किस वजह से ऐसी चीज़ें आई हैं। बल्कि वो इंसाइट जब डेवलप होगी तो आप अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहेंगे जो आपके साथ हुई हैं। और अगर ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा डैमेज्ड हुई हैं अपने पास्ट में, कोई भी ट्रॉमा, सदमे से लेके, या कोई ऐसी बड़ा हादसा हुआ जिसने, चाहे वो सेक्सुअल हवाले से हो या फिज़िकल हेल्थ टॉर्चर के हवाले से हो, तो वो ज़रूर इलाज कराएं अपना, इसलिए कि ये अंदर अंदर ज़िंदगी, और वो उनकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट करती रहेगी, उनकी रिलेशनशिप पे, बल्कि उनके आने वाले बच्चे, उनके आने वाली आसपास के लोगों पे भी अफेक्ट करती रहेगी। तो देयर इज़ अ ट्रीटमेंट, और वो ज़रूर करवाना चाहिए, एटलीस्ट असेसमेंट कराना चाहिए, और कितने हद तक वो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और उनका क्या किया जाए, ये जो गुटके और इस तरह की चीज़ें हैं, लोग हैं, अब अगर मैं इनको लेकर आऊँ तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन सबसे पहले उससे ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी है कि क्या वाकई इतनी ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जिसको ओवरकम नहीं किया जा सके। मैंने कुछ ऐसी मेरे सामने एग्जांपल हैं जो ये पहले यूज़ करते थे, लेकिन उन्होंने खुद से उनको क्विट किया, छोड़ दी इन चीज़ों को। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ ये
इंडिविजुअली तौर पे अगर हर इंसान समझना शुरू कर देना कि ये कितनी ख़तरनाक है, इस पर अगर गूगल करें, एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ डालें कि भाई ये कितने हद तक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, और कितने कहाँ पे आप पैसों से जहर ख़रीद रहे हैं और अपनी ज़िंदगी और आसपास के लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, तो बेसिकली आप ये ट्राई करेंगे कि कम से कम करें, ना करें, दूसरे लोगों को भी मना करें। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसी अथॉरिटीज़ का कि जो इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी। अब तो बाहर इस अच्छी क्वालिटी के सिगरेट्स भी लोग लेते हुए डरते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में उन्होंने एयरपोर्ट पे इतने छोटे छोटे कैबिन बना लिए हैं, उसमें 2-3 लोग आपको नज़र आते हैं, पूरा एयरपोर्ट पे कोई आपको सिगरेट पीते हुए नज़र नहीं आता। तो बेसिकली मैं समझता हूँ पिछले 30-40 सालों में उन्होंने एक बिल्कुल यू टर्न लिया है सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से, और हम जो है ना यू टर्न तो नहीं ले रहे हैं, हम मज़ीद इस पे आगे की तरफ चलते चले आ रहे हैं इस डगर पे। हमें कम से कम उनसे ही सीखी थी हमने सिगरेट स्मोकिंग, और लेकिन कम से कम अब हमें उनसे ये तो सीखना चाहिए कि वो कितने हद तक पछताए हैं, उन्होंने समझा है कि ये मुज़र है और ये नुकसानदेह चीज़ है, और वो इसको ख़त्म करते करते ज़ीरो पे आ गए तकरीबन। एग्जैक्टली, तो हम ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, वेल टाइम हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमेशा रहती है और बहुत सारी और चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। अगेन थैंक यू सो वेरी मच। तो ये जनाब हमारा सेगमेंट था, हम कोशिश करें कि नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें, और ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से के साथ अगर कोई मसला होता है, बीमारी अगर आपको कोई होती है, तो आप डॉक्टर से रुजू करते हैं। नफ्सियात के हवाले से भी मामलात ऐसे हैं जिसको पहले समझिए, और इसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, और हर बीमारी जो है वो पागलपन कतई नहीं है। बहरहाल इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।